वन अ वेरी वार्म वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज फ्रॉम द पेपर 2 विच इज द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट। जनरली हमारा ट्राइबल के सारे ही कंसेप्ट हमारे पेपर 2 से रिलेटेड है। अब उसमें स्पेसिफिकली क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी का ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक ब्रांच है। ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बींग के बारे में स्टडी किया जाता है, एंड दैट टू होलिस्टिकली। ह्यूमन बींग को हर एक एंगल से स्टडी किया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक एंगल हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल एंगल हो, सोशल एंगल हो, कल्चरल एंगल हो, तो हर एक पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बींग को स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी हमेशा हेल्प करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड आउटसाइड स्टेक होल्डर्स। हम इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी को अगर देखा जाए तो सोसाइटी में एक लोग जो रहते हैं उसको ट्राइबल सोसाइटी से एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंशिएट करता है और उनके साथ लिंकेज भी बना के रखता है। तो एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल डेवलपमेंट में इस तरीके से रोल प्ले करता है क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी की यूनिकनेस को समझता है, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी किस तरीके से बाकी जो नॉर्मल सोसाइटी हमारी है, जो सोसाइटी रादर नॉर्मल सोसाइटी बोलना यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ पे जो दूसरी सोसाइटी का पार्ट है उससे ट्राइबल सोसाइटी किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है, उनकी डिमांड्स एंड नीड्स किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है, तो उसको हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंशिएट करते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्राइबल नीड्स किस तरीके से डिफरेंट है। यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल रिलेटिविज्म के कंसेप्ट को फॉलो करता है। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि एक किसी पर्सन के जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसकी वैल्यूज प्रैक्टिसेस, वो उस पर्सन के अपने ही कल्चर के अकॉर्डिंग, कल्चरल रिलेटिविज्म उसके कल्चर की यूनिकनेस को बताता है कि उसका बिलीफ सिस्टम, उसके वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी प्रैक्टिसेस उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग समझी जानी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी जज्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑफ द अनदर कल्चर। तो अनदर कल्चर के क्राइटेरिया के हिसाब से इसको नहीं जज किया जाना चाहिए। ये माइक्रो व्यू को मैक्रो व्यू से रिलेट करने की कोशिश करता है हमारी एंथ्रोपोलॉजी। ये एक एंथ्रोपोलॉजी का वन ऑफ द यूनिकनेस है। तो यहाँ पे ये स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे ये देखता है कि ट्राइबल सोसाइटी में क्या क्या नीड्स है, ट्राइबल सोसाइटी में क्या क्या चाहिए, और उसको मैक्रो व्यू हम ओवरऑल पूरी सोसाइटी के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। देन फर्दर होलिस्टिक नेचर है हमारी एंथ्रोपोलॉजी का। ये फील्ड वर्क ट्रेडिशन पे काम करता है। अगर हमें किसी ट्राइब के बारे में स्टडी करना है तो हमारे बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद इन द ट्राइबल सोसाइटी लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करते हैं और वहां के कल्चर को, वहां की जो वैल्यू सिस्टम है, वहां की प्रैक्टिसेस है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ही उसके बेसिस पे वहां पे काम किया जा सकता है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एक वन ऑफ द फील्ड्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी है जो वर्क करती है इस पर्सपेक्टिव से कि किसी भी, अगर हमने प्रिंसिपल को, किसी भी चीज को अगर हमें किसी जगह पे अप्लाई करना है तो हमें ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें उसका एप्लीकेशन देखना चाहिए कि वो किस तरीके से उसका रिजल्ट या आउटकम निकल के आ रहा है। तो वो हमारी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी उस फील्ड में काम करती है। की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राइबल सोसाइटी के लिए पॉलिसी एडवोकेसी का काम कर सकते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट गवर्नमेंट्स के साथ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स बनाने का काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं टू शेप द पॉलिसीज विच आर मेंट फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइब्स के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना योगदान देते हैं। तो ये पॉलिसी बेसिकली करती क्या है? ये पॉलिसीज ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये एनकरेज करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। जैसे कि हम फॉरेस्ट एक्ट में देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है बेसिकली उनको सही से कंजर्व करने का काम हमारी ट्राइबल सोसाइटीज बेसिकली बहुत अच्छे से करती है। तो ट्राइब्स को ही अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज या फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स में साथ में इंक्लूड किया जाए तो हम इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने में अच्छा खासा उनका योगदान लेते हुए फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्हीं ट्राइबल सोसाइटी में ट्राइबल पीपल का वेरियस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं। एंड थर्ड इज फॉस्टर सेल्फ गवर्नेंस। अगर हमारी ट्राइबल सोसाइटीज को बाहर के लोग आके अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करेंगे, गवर्न करेंगे, तो ये उनके लिए ये ज्यादा सही नहीं होगा क्योंकि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली वहां की जो बहुत एंशियंट टाइम से जो प्रैक्टिसेस को, जो कल्चर को वो फॉलो करते आ रहे हैं, उनको वहां के लोग ही समझ सकते हैं। तो अगर वो सेल्फ गवर्नेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे वो गवर्नेंस ज्यादा सूटेबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है, और इसमें भी अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का योगदान था। देन सेकंड इज पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स भी कहीं ना कहीं ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन, ट्राइबल गवर्नेंस, इन चीजों की बात करते हैं। तो बेसिकली इनमें भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल रहा है। अब सेकंड रोल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्ले कर सकते हैं दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिलायबल क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक में कि फील्ड वर्क पे हमारी
एंथ्रोपोलॉजी बेस्ड होती है, फील्ड वर्क पे बिलीव करती है। तो फील्ड वर्क अगर करेगी तो वहां के जो बेसिकली कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां पे रह के पता लगाई जा सकती है ट्राइब्स के बारे में। तो रिलायबल क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता सकते हैं, इनसाइडर्स व्यू बता सकते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क करते हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म तक स्टे करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें ट्राइब्स के बारे में बता सकते हैं। थर्ड है एम्पावरिंग द ट्राइब्स, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एम्फसाइज करते हैं ऑन द इंक्लूजन ऑफ द ट्राइब्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने देखा था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंश्योर करते हैं ट्राइबल सोसाइटी में उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन, अगर उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, सेल्फ गवर्नेंस को ये प्रमोट करते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ये प्रमोट करते हैं। इसी से ये ट्राइब्स को एम्पावर करने की बात करते हैं, इनको ट्राइब्स को एम्पावर करवाने का काम करते हैं। फोर्थ है हमारा बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हमें ट्राइबल सोसाइटी को एज सच वैसे ही नहीं रहने देना, उसमें हमें मॉडर्नाइजेशन का एलिमेंट चाहिए, क्योंकि हमारी बाकी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है वहां पे मॉडर्नाइजेशन का एलिमेंट आ रहा है। तो अगर हम ट्राइबल सोसाइटी को एज सच वैसे ही छोड़ देंगे तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाएगी कि बाकी सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी से कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होती जाएगी विद टाइम, तो ये डिफरेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम ट्राइबल सोसाइटी को एज सच बिल्कुल ही बाकी सोसाइटी के ही तर्ज पे उसी तरह का डेवलपमेंट अगर हम उसमें करवाए, उसी तरह का मॉडर्नाइजेशन अगर हम इंश्योर कराए, तो यहाँ पे ये ट्राइबल सोसाइटी के कल्चर के एक्सटेंशन को भी कॉज कर सकती है। तो इस चीज को भी प्रिवेंट करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमें उनके कल्चर प्रिवेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें उनके जो भी इनकी प्रैक्टिसेस चली आ रही है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज को, इनके कंजर्वेशन को, इनके कस्टम एंड कल्चर एंड कस्टम की कंजर्वेशन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को भी साथ में इंश्योर किस तरीके से किया जा सकता है, इसको बैलेंस कराने का काम हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट से। हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस.सी. रॉय एंड एन की बॉस, इन्होंने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी लगाई थी फॉर द ट्राइबल वेलफेयर। दे वर्कड एज एडवाइजर्स टू द पॉलिसी मेकर्स में भी इन्होंने काम किया था, और इन्होंने फील्ड वर्क यूज करा था ताकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज की जो भी इंसाइट्स है उनको ले सके और उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज की बेनिफिट्स के लिए ये काम कर सके। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द रूरल डेवलपमेंट। अभी तक हमने ट्राइबल डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रोल की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द रूरल डेवलपमेंट। इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ज्यादा रहती है, अबाउट 63 to 69% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। इस फैक्ट को अगर आपसे ये सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन को ही इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको फिर बेसिकली यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करनी है, जिसमें हमने पहले ही पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, कल्चर रिलेटिविज्म पे ये फोकस करता है कि हर एक कल्चर अपने आप में यूनिक है, उसको उसी के एक पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाना चाहिए। हॉलिस्टिक व्यू की बात करता है, फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी का मेन पर्सपेक्टिव है, मेन फिनोमेना है। देन अप्लाइड मेथड की बात करता है, माइक्रो टू मैक्रो व्यू की एंथ्रोपोलॉजी बात करता है। देन अगर बात करें कि क्या रोल प्ले करता है एंथ्रोपोलॉजी इन द रूरल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले है कल्चरल सेंसिटिविटी टू एंड द लोकल नॉलेज। इसको ये हमारी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इंश्योर कराते हैं, क्योंकि हमारा एंथ्रोपोलॉजी फील्ड वर्क में बेस्ड होता है, तो ये हाईलाइट करता है कि कैसे लोकल कस्टम्स, किनशिप पैटर्न्स एंड इंडिजिनस प्रैक्टिसेस रूरल लाइफ को शेप करते हैं। और ये इंश्योर कराता है कि कम्युनिटी के जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके साथ ही हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारी जो डेवलपमेंटल मेजर्स है वो लिए जा सके, और एक्सटर्नल मॉडल्स को हम एज सच इन रूरल एरियाज में इम्पोज ना करें। हम उनके कस्टम प्रैक्टिसेस की, कम्युनिटी के नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करते हुए उसके साथ अपने जो भी प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट है उसको अलाइन कर सके। देन सेकेंड है ये फेल्ट नीड अप्रोच पे रूरल डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं। अब फेल्ट नीड अप्रोच क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस तरीके की नीड होगी उसी तरीके का वहां पे काम किया जाएगा। जैसे अगर बात करें कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स को कंप्यूटर्स के ऊपर यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने की बात की जाती है, कि अगर किसी रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर की ही कमी है तो वहां पे अगर हम कहें कि पहले हमें एआई को चलाना है, हमें कंप्यूटर नॉलेज को ज्यादा जनरेट करना है, तो हमारा डेवलपमेंट फोकस क्या होना चाहिए? हमारा डेवलपमेंट फोकस सबसे पहले डेवलपमेंटल ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को फुलफिल करना होना चाहिए। तो ये चीज हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? ये चीज हम इंश्योर कर सकते हैं वाया द फील्ड वर्क, या फिर वहां पे जाकर वहां के लोगों की बातचीत सुनकर। तो उस तरीके से हम ये जो डेवलपमेंटल नीड है उसको मेजर कर सकते हैं। अब ये डेवलपमेंटल नीड हर एक रूरल एरिया में डिफरेंट हो सकती है, कहीं पे ये ड्रिंकिंग वाटर हो सकती है, कहीं पे ये साफ सफाई से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरीके से हर एक एरिया की डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल नीड होगी, तो उसी को फेल्ट नीड अप्रोच बोलते हैं, कि जिस तरह की नीड फील होगी उसी तरीके का सोल्यूशन वहां पे डेवलप किया जाएगा। थर्ड है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट भी यही है कि जैसे हमने ट्राइबल में देखा था कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाता था, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट भी यही है कि रूरल एरियाज में जो भी हमारे जो रूरल मेंबर्स हैं उनको उनकी लोकल नॉलेज को
को यूज करते हुए, उनको वहां पे लोकल डेवलपमेंटल प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हुए, उनकी नॉलेज को यूज करते हुए वहां पे हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग को इंश्योर कराना हमारा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट करवाता है, कहलाता है, एंड यही हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंश्योर करते हैं। फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं जो हमारी आज की प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करते हुए हमारी फ्यूचर की नीड्स को भी, फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उनकी नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो इसमें हमारे कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट, एग्री सिल्वीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये सारी जो डेवलपमेंटल नीड्स है, ये सारे डेवलपमेंटल मेजर्स जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कराते हैं। हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसी को जनरली प्रमोट करने का काम करते हैं। और फिर फिफ्थ है हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रॉड व्यू पॉइंट रखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियस मेथड्स को, वेरियस चीजों को अकाउंट में लेते हैं, वेरियस चीजों को मद्देनजर रखते हैं, जैसे सोशल सेगमेंटेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो हमारे रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर आज के टाइम पे हम इन चीजों को निग्लेक्ट करें तो इन रूरल एरियाज में निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जैसी चीजें आज भी रूरल एरियाज में पाई जाती है। ये स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट बेस्ड भी हो सकता है, क्लास बेस्ड भी हो सकता है, कि वेरियस कास्ट को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। सोशल सेगमेंटेशन को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इनको भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं टू मेक एनी पॉलिसी या किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने से पहले। सेकंड है रोल डिफरेंशिएशन। वो एज बेस्ड भी हो सकता है, वो सेक्स बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि रूरल एरियाज में एज बेस्ड डिफरेंशिएशन भी है, सेक्स बेस्ड डिफरेंशिएशन भी है, कि पर्टिकुलरली मेल किस तरह के काम कर सकते हैं, फीमेल किस तरह के काम कर सकती हैं, उस बेसिस पे भी यहाँ पे डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं, और इन डिफरेंसेस को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड है हमारा टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ द लीडरशिप। तो वेरियस टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ लीडरशिप पाए जाते हैं, जिनको भी डेवलपमेंटल मेजर्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट अकाउंट करते हैं। देन फोर्थ है हमारा वाइटल फैक्टर्स ऑफ द ग्रुप डायनेमिक्स एंड फंक्शनलिज्म। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर बात करें कि इस फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, तो हमारे MS श्रीनिवास एंड LP विद्यार्थी, ये दोनों ही इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। MS श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर काम करा था, इसके बारे में बताया था, और LP विद्यार्थी ने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। अब इनको डिटेल में हम वेरियस जो दूसरे हमारे टॉपिक्स आएंगे, जो हमारे पेपर 2 का ही पार्ट है, उनके ऊपर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टे ट्यून्ड टू मेक योर प्रिपरेशन सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।